आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार भी उत्सव में भाग लेते। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की स्वामिनी कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण मधुलिका का भोला सौंदर्य। महाराज पर न्योछावर कर स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दी गईं। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। अबोध, क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार? महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम इसे भूमि का 4 गुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविर को लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी सी चुपचाप बैठी रही। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग न लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? देवी, मैं मगध का राजकुमार। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। राजकुमार लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती और कठोर परिश्रम से जो सूखा अन्न मिलता उसे खाकर अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका आदर करते। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका, तुम्हारी ये दशा और आज आपकी यह हालत? मैं मगध का विद्रोही, निकाला गया राजकुमार। कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। स्वागत है। शीतकाल के कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। क्या? यह सत्य है मधुलिका। कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित है। वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। जो कहोगे वही करूंगी। कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव, 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दे। मैं अपनी खेती वही करूंगी। वह भूमि?
वह भूमि तो ऊबड़ खाबड़ है, पर दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो मैं लौट जाऊं? सिंहमित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता। मधुलिका राजमंदिर से बाहर आई। दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियां काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं मगध का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ, कल से तो राज मंदिर में तुम्हारा निवास होगा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई वह सोचने लगी, मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु की विजय? नरेश ने क्या कहा था? वह वीर सिंह मित्र की कन्या है। नहीं नहीं। रात का पहला पहर बीत चुका था। वह राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे। आगे आगे सेना। वे बोले, कौन है तू? मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या है, साफ बता। आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रुओं के हाथ होगा। क्या कह रही है तू? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चल। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोहियों को आते देख प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खुला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो, 200। बिना आवाज किए उन्हें दुर्ग के दक्षिणी नाले की ओर ले चलो। राज मंदिर की ओर बढ़े। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। सिंहमित्र की कन्या, तुम्हें तो दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी। देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है। मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज। तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राणदंड, प्राणदंड। राजा ने सहमति दी। मधुलिका बुलाई गई। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। मेरी अपनी जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूं। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग लो। तो मुझे भी प्राण दंड मिले। यह कहते हुए वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई।